ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ. ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸಿಕ್ತರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಲ್ಲಿ बेल आइकॉन अನ್ನು क्लिक ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ सब्सक्राइब ಆಗಿ को ऐसी निर्भीकता देगी जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। फिर भी उन्होंने साथियों की राय को पूरा महत्व दिया और अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की बात मान ली। 5 मई 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस की कार्यवाही ट्रिब्यूनल के सामने आरंभ हुई। अभी तक मुकदमा उस अदालत में चलता था जो सेंट्रल जेल के साथ थी और जिसमें जाने के लिए जेल के भीतर से ही एक छोटा सा द्वार था। भगत सिंह और दत्त तो वहां थे ही, बोस्टल जेल के अभियुक्त भी वहीं लाए जाते थे। अब अदालत मजिस्ट्रेट की नहीं, माननीय जस्टिसों की थी और जेल में उन्हें बुलाना उनकी शान के विरुद्ध था। इसलिए पुंछ हाउस लाहौर में अदालत बनाई गई और वहीं अभियुक्तों को लारी में लाने की व्यवस्था की गई। भगत सिंह और उनके साथी देशभक्ति के गीत गाते, नारे लगाते हुए अदालत में पहुंचे। भगत सिंह और उनके साथी इस अदालत में भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाते हुए शराते। नीचे की अदालत की कार्यवाही समाचार पत्रों में छपने के कारण जनता में चर्चा का विषय बनी थी, जिससे जनता में इन लोगों को राष्ट्रवीरों और शहीदों का दर्जा मिल रहा था। इसलिए इस अदालत की कार्यवाही के प्रकाशन पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। 12 मई 1930 को अदालत बैठी तो भगत सिंह ने अपने मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। प्रेसिडेंट कोल्डस्ट्रीन को जब इन पंक्तियों का भाव मालूम हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि वह इस गाने को बंद करवाएं। अभियुक्तों ने और भी जोश के साथ गाना और नारे लगाने आरंभ किए तो यहाँ भी वही बात दोहराई गई जो मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई थी। पुलिस के द्वारा लातों, घूंसों और डंडों से अभियुक्तों की पिटाई हुई। भारतीय जस्टिस श्रागा हैदर कुर्सी से उठकर बाहर जाने को तैयार हुए, जिससे न्यायालय में हो रहे इस घन्यायपूर्ण कार्य को न देख सकें। प्रेसिडेंट ने व्यक्तिगत प्रार्थना की कि वे बैठे रहें। तब उन्होंने अपना मुंह श्रखवार से ढक लिया ताकि खुदा से मैं यह तो कह सकूंगा कि अन्याय तो हुआ पर मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। 50 केस अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अदालत खाली हो गई, शरीर अभियुक्त हटा दिए गए। भगत सिंह के जो साथी अदालत का बहिष्कार करने के लिए उनसे सहमत नहीं थे, वे भी इस घटना के बाद तुरंत सहमत हो गए और 12 मई 1930 को अदालत में जाने के बाद वे फिर कभी अदालत में नहीं गए। इस प्रकार लाहौर षड्यंत्र केस 4-5 दिन चलकर न्याय का नाटक मात्र ही रह गया। वायसराय ने नए ऑर्डिनेंस के द्वारा दूसरा ट्रिब्यूनल बनाया। जस्टिस G0C0 हिल्टन को अध्यक्ष बनाया गया, जो कि पहले ट्रिब्यूनल में सदस्य थे, और जस्टिस अब्दुल कादिर और जस्टिस J0K0 सदस्य नियुक्त किए गए। तब अभियुक्तों से कहा गया कि उनकी बात मानकर नए ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई है, अब वे अदालत में आना आरंभ करें। भगत सिंह ने उत्तर दिया, जो लोग हमारे अपमान के लिए जिम्मेदार हैं उनमें जस्टिस हिल्टन भी हैं। वे क्षमा याचना करें तो हम अदालत में आए। सरकार और नहीं झुकी और मुकदमे की एक तरफा कार्यवाही आरंभ हो गई। मुकदमे की कार्यवाही लगभग 3 महीने तक चलती रही। पुलिस ने 400 से अधिक गवाह पेश किए। 26 अगस्त 1930 को अदालत का काम पूरा हो गया।
पर कागजी कार्यवाही अभी करनी थी। दूसरे दिन अभियुक्तों को संदेश भेजा गया कि अभियुक्त अपने बचाव के लिए स्वयं या वकील के द्वारा जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं या अपने गवाह पेश कर सकते हैं। अभियुक्तों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अभियुक्तों ने सफाई देने से इनकार किया। उन दिनों भगत सिंह की मुलाकातें बंद कर दी गई थीं। भगत सिंह की माता श्रीमती विद्यावती उनसे मुलाकात करने के लिए आई, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। भगत सिंह को जब यह मालूम हुआ तो वे भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने छोटे भाई कुलवीर सिंह को 25 सितंबर को पत्र लिखा, आखिर तुम्हें तो मालूम हो चुका था कि जेल वाले मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माता जी को क्यों साथ लाए। मैं जानता हूं कि वह इस वक्त सख्त घबराई हुई हैं, मगर इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा। नुकसान जरूरी है, क्योंकि जब से मुझे मालूम हुआ कि वे बहुत रो रही हैं, मुझे खुद भी बेचैनी हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं और इससे कुछ हासिल भी नहीं होगा। सब लोग हौसले से हालात का मुकाबला करें। आखिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हुए हैं और फिर लगातार 1 साल मुलाकातें कर तबीयत तृप्त नहीं हुई तो 2-4 और मुलाकातों से भी तसल्ली न हो सकेगी। भगत सिंह को हर क्षण पास चराती हुई मृत्यु से जरा भी भय नहीं था, बल्कि वे तो बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें कोई दुख नहीं था, कोई व्यक्तिगत चिंता नहीं थी और मृत्यु के प्रति वे पूर्णतः निर्लिप्त थे। परंतु मां के प्रांसुओं की बात सुनकर और उनकी घबराहट के बारे में जानकर उन्हें भी बेचैनी हो उठती थी। दुनिया भर के मुकदमों के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस ही एक ऐसा है जिसमें न अभियुक्त उपस्थित हुए, न उनके गवाह और न वकील ही। अदालत ने स्वयं ही उन पर आरोप लगाए और दंड दे दिया। 6 अक्टूबर 1930 को जेल के चारों ओर सशस्त्र पुलिस का पहरा लगा दिया गया और पुलिस को पूरी तरह सावधान कर दिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल का एक विशेष संदेशवाहक जेल में प्राया और उसने अभियुक्तों को ट्रिब्यूनल का फैसला सुनाया। यह व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी कि अभियुक्त जब मुकदमे के लिए ही अदालत में नहीं गए तो फैसला सुनने क्या जाएंगे। इस फैसले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा, 7 को आजन्म काले पानी की सजा तथा 1 को 7 वर्ष और 1 को 3 वर्ष कैद की सजा दी गई। शेष को मुक्त कर दिया गया। फैसला सुनाते ही सरकार ने लाहौर में धारा 144 लगाकर जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी थी। फिर भी बिना किसी पूर्व आयोजन के म्यूनिसिपल ग्राउंड में बड़ा भारी जलसा हुआ, जिसमें कड़ी सजा तथा मुकदमे के एक तरफा फैसले की खूब आलोचना की गई। समाचार पत्रों ने विशेष अंक प्रकाशित किए, जिनमें भगत सिंह और उनके साथियों के चित्र छपे थे। सरकार के गुप्तचर हैरान थे कि ये फोटो कब, कहां, किसने लिए और पत्रों को ये कैसे मिले। और 8 अक्टूबर 1930 को लाहौर देश की जनता जोश से उत्तेजित हो उठी। लाहौर में हड़ताल हुई, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए, बहुत सी महिलाएं और विद्यार्थी गिरफ्तार हुए। D0A0V0 कॉलेज के एक प्रोफेसर और 80 विद्यार्थियों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। कई जगह लाठी चार्ज हुए। उसी शाम एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और नवयुवकों का बड़ा भारी जलसा हुआ। मोरी गेट लाहौर के बाहर एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन कांग्रेस ने किया, जिसमें 12,000 से अधिक लोग एकत्र हुए। देश के दूसरे नगरों कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, नागपुर, दिल्ली, पटना, लखनऊ आदि की प्रतिक्रिया भी हड़तालों और जुलूसों के रूप में काफी उग्र रही। सभी के मन पर भगत सिंह और साथियों को फांसी की सजा दिए जाने का गहरा दुख था, परंतु उनकी बलिदान की भावना का सभी ने अभिनंदन किया। 12 काल कोठरी या अध्ययन कक्ष। फांसी की सजा पाने के बाद काल कोठरी में बंद भगत सिंह क्या करते थे? क्या वे जल्लाद की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, जेल में उनका मुख्य कार्य अध्ययन था। बचपन से ही उन्हें अध्ययन का गहरा चाव पैदा हो गया था।
जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और सूफी अंबा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़ डाली थीं। जेल में मुलाकात के लिए श्राने वाले किसी व्यक्ति से अगर कुछ लाने के लिए कहते तो वे पुस्तकें ही होती। उनके हर एक पत्र में पुस्तकों की ही मांग रहती थी। जेल विभाग के द्वारा भेजे पत्रों के अतिरिक्त वे गुप्त रूप से भी पत्र भेजते रहते थे। हर एक पत्र में पुस्तकों की मांग होती थी, यहाँ तक लिखते कि कौन पुस्तक किस पुस्तकालय से मिलेगी या किस मित्र के पास से ज्यादातर पुस्तकों के साथ यह भी लिख देते थे कि पुस्तकालय के रजिस्टर में किस पुस्तक का क्या नंबर है। एक भगत सिंह को राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास विशेषकर पसंद आते थे। चार्ल्स डिकेंस उनका प्रिय लेखक था। रीड द्वारा लिखित 10 Days That Shook the World, रोप्शिन द्वारा लिखित रशियन डेमोक्रेसी और मैक्सी विनी द्वारा लिखित प्रिंसिपल श्राफ फ्रीडम उन्होंने इन्हीं दिनों पढ़ी। श्रप्टन सिंक्लेयर के बोस्टन जंगल आयल उनके प्रिय उपन्यास थे। गोरकी, मार्क्स, उमर खियाम, एंजल्स, ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साहित्य का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया। लेनिन और रूसी क्रांति का भी उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। वे घंटों किताबों में खोए रहते और फिर पुस्तकें छोड़कर अपनी कोठरी में इधर से उधर घूमने लगते। उनकी कोठरी से अत्यधिक मधुर स्वर गूंजने लगता, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग। जेल के वार्डर दूर से ही इस स्वर को सुनकर कोठरी के श्रासपास आ जाते, मस्ती में गाते हुए भगत सिंह को देखते और हैरान होते कि भगत सिंह किस धातु के बने हैं। लोग पल पल जीने के लिए तरसते हैं, पर ये मौत के लिए तड़प रहे हैं। इसी कारण के 53 भगत सिंह का बहुत श्रादर करते थे और उनका कोई काम कर सकना अपने जीवन का सौभाग्य मानते थे। काल कोठरी में भगत सिंह अनेकों कष्ट झेल रहे थे, परंतु उनको अपने कष्टों को सुध ही कहाँ थी। हर पल उन्हें राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की चिंता थी। इसीलिए वे राष्ट्र के नवनिर्माण के मार्ग खोज रहे थे। स्वतंत्रता के बाद कैसी समाज व्यवस्था हो जिसमें सब लोग सुखी हों और समान रूप से गौरव का अनुभव करें, इसके लिए उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। 1 आत्मकथा, 2 मौत के दरवाजे पर, 3 समाजवाद का आदर्श तथा 4 स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में ये पुस्तकें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती, परंतु जेल से सुरक्षित बाहर भिजवा देने पर भी यह साहित्य प्रकाशित हुए बिना ही नष्ट हो गया। दिसंबर 1930 को एक रात को भगत सिंह के साथी शिव वर्मा एक दूसरी जेल में भेजे गए जेलर ने उनको साथियों से मिलने की सुविधा दी। शिव वर्मा की बेड़ी की झंझनाहट सुनकर भगत सिंह जाग उठे, देखा शिव वर्मा बाहर खड़े हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिले। बातों ही बातों में भगत सिंह ने कहा, क्रांतिकारी पार्टी में प्राते समय मैंने सोचा था कि अगर मैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचा सका तो समकूंगा, मेरे जीवन का मूल्य मुझे मिल गया। पर श्राज तो मैं फांसी की कोठरी में भी अपने उस नारे की गूंज सुन रहा हूँ। मैं समझता हूँ इस छोटी सी जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और हो भी क्या सकता है। अंत में एक बार फिर दोनों गले मिले और हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। जब भगत सिंह जेल में थे तो लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका था। कांग्रेस ने गांधी जी को अपने आंदोलन की वागडोर सौंप दी थी और उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। सारे देश में नमक कानून खुलेग्राम तोड़ा जा रहा था। घड़ाघड़ जलसे हो रहे थे, जुलूस निकल रहे थे और तेजी से गिरफ्तारियां भी हो रही थीं, गोलियां भी चलीं, लोग मरे भी, फिर भी लोगों का उत्साह ज्यों का त्यों था। गांधी जी और देश के दूसरे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इधर क्रांतिकारी दल भी एक के बाद एक धमाके करने में जुटा हुआ था। बंगाल के महान क्रांतिकारी श्री सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार लूटा गया। बम के द्वारा वायसराय की रेलगाड़ी को उड़ाने का प्रयास क्रांतिकारी यशपाल ने किया।
नवयुवक हरिकृष्ण ने पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाई। सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड आदि मुकदमों से देश की नई पीढ़ी और अधिक जागरूक हो उठी थी। 54